क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर की वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में वेदर में चेंजेस को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीज़न ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब पृथ्वी यूवी रेस के रूप में सोलर रेडिएशन प्राप्त करती है। जब रेडिएशन पृथ्वी की सतह से टकराती है तो इसका कुछ पार्ट ऑब्जर्व्ड होता है जबकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अब इंफ्रारेड रेज है जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होने की वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती है, जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर में और वृद्धि हो जाती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपन यानी कि वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोसल्फाइड। अब हेक्साफ्लोरोसल्फाइड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। अब आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज को हमारी समझ में जितना नुकसानदायक माना जाता था ये उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज पृथ्वी पर अलग अलग तरीकों से इफेक्ट डालती है, जैसे कि ओशन वार्मिंग यानी कि महासागरों का गर्म होना। महासागर सोलर रेडिएशन की मैक्सिमम क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और महासागर और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसके कई प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मरीन स्पीशीज जो कि बहुत कम टेम्परेचर रेंज को सहन कर पाती है। अगर टेम्परेचर घटता या बढ़ता है तो ऐसी स्पीसीज अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, जिससे फूड चेन टूट जाएगी और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी खराब होगी और इससे मछुआरों की आजीविका भी इफेक्ट होगी। और टेम्परेचर बदलने से महासागरीय धाराओं का फ्लो भी इफेक्ट होगा और मोस्ट ऑफ द वेदर इवेंट महासागरीय धाराओं पे डिपेंड करते हैं। महासागरों के गर्म होने से महासागरों का पानी फैलता है या विस्तारित होता है, जिससे महासागरों का लेवल या स्तर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं, जिससे भी महासागरों का विस्तार होता है और महासागरों में पानी का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्रों का डूब जाने का खतरा पैदा होगा। क्लाइमेट चेंज की समस्या को दूर करने के लिए महासागर CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि समुद्रों में उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे महासागर एसिडिक हो जाएंगे। अगर महासागर एसिडिक होंगे तो बायोकेमिकल साइकिल में भी बदलाव होंगे। महासागरों के एसिडिक होने से इकोलोकेशन भी खराब होता है। समुद्री जीव साउंड वेव या ध्वनि तरंग की हेल्प से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और अगर समुद्र में CO2 मौजूद है तो वह साउंड वेव्स को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे समुद्र जीव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा पाते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों के कारण अंटार्कटिका में बहुत बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया है। ओजोन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है और यह हमें यूवी रेस से बचाती है। CFC जैसी गैसें ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। 1970 के आसपास साइंटिस्ट ने पाया कि ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी गैसें छोड़ती है जो ओजोन की कमी का कारण बनती है। फाइनली पाया गया कि हेलोन, HCFC और CFC ओजोन विनाश का मेन रीजन है और ऐसे पदार्थों को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। CFC पिछले 50 सालों से कूलिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाला मेन केमिकल है जो ओजोन परत के टूटने का मेन रीजन है। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल और रेगुलेट करना है। इस पर 1992 में साइन और 1994 में रेटिफाई किया गया। अब UNFCCC की फर्स्ट कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 1995 में जर्मनी में बर्लिन में हुई थी। COP3 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया गया। COP7 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नियम लाए गए, जिसे मार्केश एग्रीमेंट भी कहा जाता है। COP11 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। COP16 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड को लाया गया।
COP21 2015 में फ्रांस पेरिस एग्रीमेंट आया जो 2020 के बाद क्लाइमेट चेंज के नियमों से रिलेटेड है। और हाल ही में COP28 2023 यूएई के दुबई में हुई है। अब नेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के लिए NAPCC बनाया गया है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो प्रमुख 8 नेशनल मिशन पर आधारित है, जो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और आखिरी है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।